स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में आज बात होगी तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे सीएम गहलोत के फैसले के बारे में जिसमें उन्होंने डीएम को कोरोना काल में फ्रंट लाइन वॉरियर बना दिया है। बात करेंगे आरसीए की एजीएम में हुए फैसले की। प्रदेश में क्रिकेट के भविष्य पर फैसला हुआ है और साथ ही बताएंगे बेखौफ बजरी माफियाओं के बारे में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर्स की पावर बढ़ाई गई है। डीएम को, जिला मजिस्ट्रेट को पावर दी है कि जरूरत पड़ती है तो धारा 144 लगाइए अपने अपने क्षेत्रों में। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को पावर दी गई है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार का यह बड़ा निर्णय। सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को 21 नवंबर से धारा 144 लगाने की पावर दी जा रही है। गृह विभाग के ग्रुप 9 ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को परामर्श जारी कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेम मीना से। तो प्रेम, एक तरह से कोरोना के खिलाफ जंग में जिला मजिस्ट्रेट्स को सेनापति बना दिया गया है। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, आपने सही कहा। जिस तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, उसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और अब जो जिला मजिस्ट्रेट है उनको धारा 144 लगाने की पावर प्रदान कर दी है। दरअसल इससे पहले जो धारा 144 लगाई थी उसकी अवधि 18 नवंबर को समाप्त हो गई थी। ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट सिर्फ 1 या 2 दिन ही अपने जिले में धारा 144 लगा सकते थे और लंबे समय तक धारा 144 लगाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती थी। अब गृह विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को ये पावर दे दी है। वो अपने जिले में वस्तु स्थिति के आधार पर धारा 144 लगा सकते हैं। धारा 144 के तहत 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। साथ में प्रतिबंधित क्षेत्र में लोगों की आवाजाही है उस पर भी रोक रहती है। साथ में हथियार अपने साथ ना तो ला सकते हैं और ना ही ले जा सकते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने जो धारा 144 की पावर जिला मजिस्ट्रेट को दी है उसके पीछे सरकार की यही मंशा है कि जो कोरोना टर्म्स एंड कंडीशंस भी अपने ऑर्डर में बताई गई है, यानी सजेशंस दिए गए हो कि अगर इस तरह के हालात आपको समझ में आ रहे हो तो। देखिए, दरअसल आदेश में इस तरह कोई उल्लेख नहीं किया है, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि राज्य सरकार किसी भी महामारी या अप्रिय हालात का सामना करने पर ही धारा 144 लगाती है। यदि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं और लापरवाही बरतते हैं तो संबंधित जो जिला मजिस्ट्रेट है वो उपखंड अधिकारियों के माध्यम से सख्ती बरत सकता है और केंद्र एवं राज्य सरकार की जो कोरोना गाइडलाइन है उनकी सख्ती से पालना के आदेश दे सकता है। तो कहा जा सकता है कि विशेषकर जो धारा 144 लगाने की पावर दी है उसके पीछे मंशा यही है कि कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना की जाए, चूंकि अब 1 या 2 दिन बाद प्रदेश में शादी समारोह शुरू होने वाले हैं। मेरे दर्शकों को एक बार समझाएं, यानी एक तरह से फ्री हैंड दे दिया है। ऐसा नहीं है कि पहले वो सरकार से सुझाव मांगेंगे, वो डायरेक्ट इस पर एक्शन ले सकते हैं। जी बिल्कुल स्वप्निल, आपने सही कहा। गृह विभाग ने जो परामर्श जारी किया है जिला मजिस्ट्रेट को, वो एक तरह इस फ्री हैंड है, यानी जिला मजिस्ट्रेट है वो अपने स्तर पर कठोर निर्णय ले सकते हैं कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए। इसके लिए उन्हें किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जी ठीक है, शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। और कोरोना को लेकर सरकार लगातार एक्शन मोड में है। इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निजी अस्पतालों से लोग जुड़े हैं, डॉक्टर्स हैं जो कि जुड़े हैं, कलेक्टर्स, एसपी भी जुड़े हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या और व्यवस्थाओं में ऐड करने की जरूरत है, किस तरह की तैयारियां हैं और तैयारियों को और धार देने के लिए किन चीजों की जरूरत है, इस पर इस वीसी में मंथन चल रहा है। एसीबी उदयपुर टीम की बड़ी कार्रवाई। बिजली विभाग के इंजीनियर के घर पर छापा मारा। गिरीश जोशी के घर और ऑफिस पर छापा मारा गया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई हुई है। नाथद्वारा स्थित बिजली विभाग के इंजीनियर के घर पर एसीबी पड़ताल कर रही है।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में कड़ियां दर कड़ियां जोड़ने के कोशिशों के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। बड़ी कार्रवाई है। बिजली विभाग का इंजीनियर, उसके घर और ऑफिस पर छापा मारा गया है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं ताकि केस को पुख्ता किया जा सके। यह देखा जा सके कि क्या उसके पास जो संपत्ति है उसके स्रोत उसके पास है, सोर्स है। अगर सोर्स ऑफ इनकम से बाहर कुछ मिलता है तो यह मामला और भी गहरा हो जाएगा। नाथद्वारा में उसके घर पर एसीबी पड़ताल कर रही है। अजमेर विद्युत वितरण निगम में अधीक्षण अभियंता हैं गिरीश जोशी। इनके पास आय से काफ़ी अधिक संपत्ति होने की सूचना हमें मिली थी। इस सूचना के आधार पर प्रकरण दर्ज किया है और इसी क्रम में आज इनके रेजिडेंस की, इनके ऑफिस की और इनका उदयपुर में और राजसमंद ज़िले के अंदर कई जगह पर इनकी प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ कई जगह पर साइमल्टेनियसली चेकिंग करी है। अभी चेकिंग की कार्रवाई जारी है। इसमें इनकी काफ़ी सारी संपत्तियों की सूचना मिली है और कुछ नगद राशि भी बरामद हुई है। और सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या तस्वीरें आप वहां से दिखा सकते हैं और ये पूरा मामला इन कनेक्शन टू किसके आ रहा है? हाँ, देखिए, बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता गिरीश जोशी के घर पर एसीबी ने छापा मारा है। एसीबी की टीम ने कुल 5 ठिकानों पर छापा मारा और हम इस समय गिरीश जोशी के घर के बाहर मौजूद है। ये गिरीश जोशी का घर है जिसमें ऊपरी मंजिल पर गिरीश जोशी अपने परिवार के साथ रहते हैं और नीचे की जो मंजिल है उसे किराए पर एनएचएआई को गिरीश जोशी द्वारा दिया गया है। ये उदयपुर में गिरीश जोशी का मकान है। इसके अलावा कुल 5 ऐसे ठिकाने हैं जो कि एसीबी ने चिन्हित किए थे और वहां पर इस कार्रवाई को आज एक साथ अंजाम दिया गया। उदयपुर और राजसमंद जिले में काफी सारी प्रॉपर्टीज मिली है। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एसीबी ने उदयपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिले की टीमों का सहयोग लिया और उसी के आधार पर एक साथ 5 ठिकानों पर दबिश दी गई। और जो प्राथमिक जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार गिरीश जोशी और उनके परिवार के नाम पर कुल 30 बैंक अकाउंट अब तक एसीबी को मिल चुके हैं, जिसमें करीब 30 लाख रुपए की नकदी है। एग्जैक्ट आंकड़ा एसीबी कुछ देर बाद जारी करेगी, लेकिन जो हमारे सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है उसके आधार पर एक बेनामी संपत्ति भी गिरीश जोशी के पास से मिली है और इसके अलावा 15 बीघा से ज्यादा जमीन, करीब 15 से 20 बीघा के आसपास की जो जमीन है वो उदयपुर और राजसमंद जिले में एसीबी को मिली है। उसके दस्तावेज एसीबी ने जब्त कर लिए हैं। तो इन्हीं सब आधार पर एसीबी की टीम अग्रिम कार्रवाई कर रही है। अभी भी जो उनका जो निवास स्थान है और उनकी जो दूसरी जगह जहां पर उनकी संपत्ति है वहां पर एसीबी की टीम मौजूद है। सभी जगहों से दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं। उनकी जो अब तक की इनकम है उस आय के आधार पर एसीबी ये जो संपत्तियां जो गिरीश जोशी के पास से, इनके निवास से जो दस्तावेज मिले हैं उनसे अब तक की आय का आकलन किया जाएगा और इसी के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कितनी आय से अधिक संपत्ति गिरीश जोशी के पास है, क्योंकि गोपनीय जानकारी एसीबी को मिली थी और उसी गोपनीय जानकारी के आधार पर एसीबी ने सबसे पहले गिरीश जोशी के खिलाफ मामला दर्ज किया, एफआईआर दर्ज की और उस एफआईआर के आधार पर ही आज एसीबी ने 5 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। जी, ये मामला तो काफी बड़ा कपिल बनता महसूस हो रहा है। क्या जांच में इस एंगल को भी रखा गया है कि हो सकता है ये अकेली मछली ना हो, इसके नीचे और ऊपर भी चीजें बंटती हो? देखिए, सबसे पहले आय से अधिक संपत्ति का मामला, ऐसे में एसीबी को यह निर्धारण करना है कि कितनी संपत्ति जो है वो गिरीश जोशी के पास उनकी अब तक की इनकम से ज्यादा है। तो इसी को लेकर एसीबी अभी जो पूरी जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ा रही है। जो दस्तावेज है उन्हें जब्त किया जा रहा है, उसी के आधार पर यह कैलकुलेशन लगाई जा रही है कि जो दस्तावेज जमीनों के मिले हैं, जो नकदी गिरीश जोशी या उनके परिवार के बैंक खातों से बरामद हुई है वो गिरीश जोशी की अब तक की आय के मुकाबले कितनी ज्यादा है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर जब आय से अधिक संपत्ति, क्योंकि जब जो जानकारी अब तक प्राथमिक तौर पर मिली है उसके आधार पर बहुत बड़ी तादाद में संपत्ति के कागज मिले हैं। 30 लाख रुपए के करीबन बैंक अकाउंट से नकदी मिली और 30 बैंक अकाउंट अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि एक लॉकर मिला है और उस लॉकर में कोई विशेष आभूषण या नकदी लॉकर से एसीबी को बरामद नहीं हुई है, लेकिन ये कार्रवाई पूरी होने के बाद में इस एंगल पर भी जरूर विचार किया जाएगा कि ये जो कड़ी है ये कड़ी कितनी लंबी, यदि भ्रष्टाचार का मामला इसमें सामने आता है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति किस तरह से अर्जित की गई, ये जानकारी जब सामने आएगी तो दूसरी कड़ियों की ओर भी एसीबी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी और उनके भी नाम खंगालने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। जी,
कपिल, परिवादी कौन था, किसने शिकायत की थी, शिकायत के एग्जैक्ट तरीका क्या था शिकायत का, इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले एसीबी के एडिशनल एसपी सुधीर जोशी से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले में जो शिकायत है वो गोपनीय शिकायत है, उसे एसीबी की टीम द्वारा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। लेकिन एसीबी के पास ये पुख्ता प्रमाण थे कि गिरीश जोशी के पास में आय से अधिक संपत्ति हो सकती है और इन्हीं पुख्ता प्रमाणों के आधार पर सबसे पहले एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी एफआईआर के बाद में सारी जो जगह जहां पर गिरीश जोशी की संपत्तियां हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और फिर राजसमंद की टीम और प्रतापगढ़ की एसीबी टीम को शामिल किया गया और सभी टीमों ने एक साथ मिलकर उदयपुर, राजसमंद में जो अलग अलग ठिकाने हैं जिसमें कुछ जमीन करीबन 15 से 20 बीघा जो जमीन है वहां पर है। इसके अलावा एक फार्म हाउस बताया जा रहा है, दूसरी ओर नाथद्वारा में इनका एक पुश्तैनी मकान है, उदयपुर में इनका मकान है। वहां सभी जगह पर एसीबी की टीम अभी मौजूद है और जो सोर्स के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, सोर्स को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया और कार्रवाई के बाद जो दस्तावेज मिले, काफी बड़ी तादाद में संपत्ति के दस्तावेज मिले, तो निश्चित तौर पर एसीबी की जो जानकारी थी वो काफी पुख्ता जानकारी थी और उसी पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई को शुरू किया गया और प्राथमिक तौर पर एसीबी को इस वक्त इनके घर पर कौन कौन है और एसीबी की टीम जब वहां पर पहुंची किसी तरह के विरोध का सामना तो टीम को नहीं करना पड़ा, सब सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जो हमारी जो जानकारी उसके अनुसार परिवार के लोग घर पर मौजूद हैं। जो नाथद्वारा में जो निवास स्थान है वो किराए पर दिया हुआ है, ये जानकारी मिल रही है और किसी तरह का विरोध का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ में एसीबी की टीम ने सभी ठिकानों पर, जो 5 ठिकानों पर कार्रवाई की गई, एक साथ दबिश दी थी और दबिश देने के साथ ही एसीबी जो जिस रणनीति के तहत कार्य करती है पूरी तरह से उसी रणनीति के तहत यहाँ पर भी दबिश देते हुए एफआईआर की जानकारी जो गिरीश जोशी है उन्हें दी गई और उसके बाद में उनसे इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की गई और निश्चित तौर पर अभी हम देख रहे हैं कि एसीबी जो है वो इनके घर के अंदर अधिकारी मौजूद है। कुछ देर पहले एडिशनल एसपी सुधीर जोशी भी यहां पर पहुंचे हैं, वो भी अब इस पूरी जो प्रक्रिया अभी तक की हुई है उससे उसकी जानकारी अपने जो दूसरे जो अधिकारी यहां पर सुबह से मौजूद थे उनसे जुटा रहे हैं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें कपिल। इधर जयपुर के चौमू में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। 11,000 की रिश्वत लेते पटवारी राजेंद्र मीणा को ट्रैप किया गया। आपको बता दें कि एसीबी को इस पटवारी द्वारा रिश्वत मांगे जाने की सूचना मिली, जिसके बाद मामले का सत्यापन करवाया गया और फिर इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान कर अमली जामा पहुंचाया गया। 11,000 की रिश्वत लेते पटवारी राजेंद्र मीणा ट्रैप हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कल तक सीना चौड़ा कर, छाती ठोक कर जो आदमी रिश्वत मांग रहा था, आज पकड़े जाने के बाद सर उठाने के लायक नहीं है, कैमरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ये वो शख्स है जिसने रिश्वत मांगी थी, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ईमानदारी का नकाब ओढ़े इस भ्रष्टाचारी के मुंह से जब उस नकाब को खींचकर हटाया गया, इसका असली चेहरा सामने आया। ट्रैप की कार्रवाई में यह फंस गया। प्रदेश में धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन जारी है। टोक में रात भर बजरी वहन जारी रहा। दौसा में बजरी से भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए, 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब इन खबरों को विस्तार से भी जान लीजिए। सबसे पहले टोक की खबर आपको बता दें, तस्वीरें देखते रहिए। बनास नदी, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहा है 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियां बनास नदी से बजरी लेकर ग्रामीण रास्तों से गुजर रही है। खास बात यह है, ये ट्रॉलियां बिना डर, बिना किसी रोक टोक के टोक देवली एनएच को क्रॉस कर रही है। यह तस्वीर बीती आधी रात की है, जो घाड़ थाथे के धुआ कला गांव की है। इससे पहले
मेहंदवास थाना और दूनी थाना पड़ा था, लेकिन बिना रोक टोक के ये बूंदी जिले में एंट्री कर जाते हैं। बता दें, हाल ही में गहलोत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद ज्यादा बजरी के दोहन वाले जिलों में बजरी माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया, लेकिन इसका कोई असर हो रहा है, इन तस्वीरों को देखने के बाद महसूस तो नहीं होता। और इधर दौसा में कार्रवाई की गई। रामगढ़ पचवारा पुलिस ने कार्रवाई की, 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई, 6 लोग गिरफ्तार हुए। लालसोट रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन कर रहे माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इसी के तहत 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त हुई, 6 लोग गिरफ्तार हुए। थाना प्रभारी सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया, ग्राम भोगतपुरा की ओर से अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरने की सूचना थी, जिस पर कार्रवाई की गई। झुंझुनू से बड़ी खबर है, शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जिला स्पेशल टीम ने इस कार्रवाई को अमलीजामा पहनाया। 2 दिन में 4 जगहों से अवैध शराब जब्त की गई है। 3 होटलों में अवैध शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। 4 जगहों से शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए। झुंझुनू शहर की विभिन्न होटलों में अवैध रूप से शराब बेचने की सूचना मिली। इस पर श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार जरिए मुखबिर सूचना मिली कि सालासर रोड पर बबलू होटल है, जिसमें अवैध रूप से शराब की भारी मात्रा मिली है। जिसपे अभियुक्त संजय सनोप भगवानाराम जाति जाट निवासी कानासर को गिरफ्तार कर महाल मुलजिम लोकल थाना अधिकारी क्या नाम रामसुर बराला को सुपुर्द कर दिया गया। भरतपुर में बयाना अस्पताल के बाहर हंगामा हुआ। प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। उनके परिवार वालों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि प्रसव के दौरान डॉक्टर थे ही नहीं। इससे आक्रोशित परिवार वालों ने प्रदर्शन किया। भरतपुर के बयाना अस्पताल में पुलिस और पब्लिक की ये भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ कुछ हंगामा हुआ है, जिसे शांत कराने पुलिस को आना पड़ा है। दरअसल बयाना अस्पताल में देर रात उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई और इस मौत के लिए उसके परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की लेट लतीफी और लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई है। 10 मिनट बाद में आया वो बाहर निकल के तो बोल रहा है कि तुम भरतपुर ले जाओ, इसको सही है अभी तो। फिर मैंने देखा उसको झंझोर के अंदर से घुसा, मेरे को घुसने नहीं दिया पहली बात तो उसने। फिर मैं ज़बरदस्ती घुस गया उसमें। जब मैंने झंझोर के देखा तो मर गई। मरने के बाद में फिर मैंने बोला, मैंने कि भाई ये मर गई, मैं मरी को कहाँ पर लेके जाऊँ, भरतपुर कैसे लेके जाऊँ। जबकि डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने प्रसव के दौरान किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती। 8 साढ़े 8 बजे ये चंचल नाम की पेशेंट आई थी, तो हमने देखा है डॉक्टर साहब सिंह की ड्यूटी थी, मेरी ड्यूटी थी। अंदर चर्चा खाने में देख कर इसको और लेबर पेन में मान के और इसको इंजेक्शन लगा दिया कि भाई अगर वास्तविक दर्द होंगे तो बढ़ जाएंगे, डिलीवरी के अगर झूठे दर्द होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने उसको एंटीबायोटिक और एक डीवीएन इंजेक्शन लगवा के और उसके सारे पैरामीटर देख के और सोनोग्राफी एडवाइस कर दी थी। सोनोग्राफी करवाई, सारा सोनोग्राफी नॉर्मल है, उनके खुद के पास है सारे डाटा नॉर्मल है, लेडीज के बच्चे के सब नॉर्मल है। डूंगरपुर से बड़ी खबर है, मवेशियों के सामने आ जाने पर बोलेरो चालक ने गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खो दिया और बोलेरो पलट गई। हादसे में बोलेरो सवार 8 लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमपी में 100 कार्यक्रम मेरे को जा रहे थे डूंगरपुर से। यहाँ पुजपुर के पास में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। मवेशी सामने आ गए थे और मवेशी के बचाने के चक्कर में उनको गाड़ी नीचे उतरनी पड़ी, जिसके कारण बहुत अच्छा हुआ। 7-8 लोग घायल हुए, जो डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
झुंझुनू के सूरजगढ़ से बड़ी खबर है। यहां ऊंट गाड़ी और बाइक आपस में टकरा गए। इस हादसे में एक युवक की मौत की खबर है, जबकि 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराई गई है। कुछ देर पहले ही मतलब एक हादसे की सूचना मिली थी। सामाजिक संस्था जीवन ज्योति संस्था वाले हादसे में 3 लोगों को ले गए थे, जिनमें एक राजेंद्र सिंह खेतरों की रानी से जिसको मृत घोषित कर दिया गया है, और एक मनोज और एक काकोडा से डालूराम जी, वो कंडीशन गंभीर होने के कारण उनको आगे रेफर किया गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सभी जिले के अधिकारियों के साथ अजमेर में अहम बैठक हुई। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक की अगुवाई पुलिस महानिदेशक मुकेश लाठर ने की। इसमें सभी जिला मुख्यालय से जुड़े पुलिस अधिकारी शामिल हुए। मुकेश लाठर ने अधिकारियों से अपने अपने जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या BYJUS ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। BYJUS यंग जीनियस न्यूज। एमपी सरकार के लव जिहाद बिल पर सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। सीएम ने ट्वीट किया, देश को बांटने का काम कर रही बीजेपी, शादी व्यक्तिगत आजादी का मामला है, यह किसी अदालत में नहीं टिकेगा। बीजेपी ने देश को बांटने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए लव जिहाद शब्द का इजाद किया। शादी व्यक्तिगत आजादी का मामला है, शादी को रोकने के लिए लाए जाने वाला कोई भी कानून पूर्णतः असंवैधानिक है, यह किसी अदालत में नहीं टिकेगा। प्यार में जिहाद का कोई स्थान नहीं है। वे देश में ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां वयस्क लोगों की सहमति राज्य की दया पर निर्भर हो जाएगी। शादी निजी फैसला है और वे इसमें रुकावट डाल रहे हैं। जाटों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में आरक्षण की मांग एक बार फिर गरमा रही है। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने राज्य सरकार से केंद्रीय आयोग और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने को कहा है। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि भरतपुर धौलपुर के जाटों को लंबे संघर्ष के बाद राज्य में तो आरक्षण मिल गया, लेकिन ओबीसी की केंद्रीय सूची में जगह अभी तक नहीं मिल पाई है। पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब ओबीसी में जाटों को इंक्लूड किया था 1999 में, जब भरतपुर और धौलपुर के जाटों को उसमें से वंचित रखा गया, जिसके लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, और 3 साल पहले और हमको सफलता मिली। दोबारा सर्वे हुआ और आरक्षण भरतपुर धौलपुर के जाटों को राज्य में मिला। हमारी बहुत दिन से मांग है राज्य सरकार से, पिछली सरकार से भी और अब भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम आपको आरक्षण की सिफारिश केंद्र को की जाए, और इसको लेकर आज मैं मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी से मिल रहा हूं, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सकारात्मक जवाब मिलेगा, जिससे समाज का जो प्रेशर है या समाज की जो चिंता है वो दूर हो जाए और हमारे बच्चों के लिए इस आरक्षण का लाभ मिल सके। कोरोना काल में हुई आरसीए की एजीएम में कई अहम फैसले हुए हैं। पीपीपी मोड पर जयपुर में नए स्टेडियम बनाए जाएंगे। ये एक बड़ा फैसला जो कि एजीएम में लिया गया। हालांकि एजीएम ज्यादा देर नहीं चली, बहुत जल्द ही एजीएम शुरू हुई और खत्म भी हो गई। इस दौरान जो बड़े फैसले हुए, जयपुर में स्टेडियम, साथ ही जोधपुर स्टेडियम के लिए 9 करोड़ आवंटित करने का फैसला हुआ। स्टेडियम के लिए 100 बीघा जमीन मिली, ये जानकारी दी गई। प्रदेश में आईपीएल मैचेस कराने की भी कोशिश की जाएगी, ये भी एजीएम में फैसला हुआ है।
2 बार पत्र भी लिखा है। सभी की ये इच्छा थी कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट, डोमेस्टिक क्रिकेट कब चालू हो, कम से कम वो चालू हों तो क्रिकेट गतिविधियां वापस पटरी पे आ सकें। और हमें पूर्ण उम्मीद है आने वाले समय में एक कमेटी बनी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मेडिकल की, वो तय करती है प्रदेश में कौन सी एक्टिविटी से खतरा आगे नहीं बढ़ सकता, कौन सी एक्टिविटी चालू हो प्रदेश में, कौन सी अभी किस एक्टिविटी पर भी प्रतिबंध जारी रहे। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, मगर फिर भी हमने सेक्रेटरी महोदय ने 2 बार परिपत्र लिखा है और हमें आने वाले समय में पूर्ण उम्मीद है कि राज्य सरकार प्रदेश में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को, स्पोर्ट्स गेम्स को, टूर्नामेंट्स को वापस चालू करेगी। राजस्थान से कुछ खिलाड़ी जो विभिन्न IPL टीमों में भी गए हैं, आपके पास जानकारी होगी, चाहे खलील अहमद साहब हों, दीपक चार हैं, राहुल चार हैं, रवि बिश्नोई ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तेजेंद्र जी मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं। तमाम प्लेयर्स को इस IPL में मौका मिला, यही मुझे बताते हुए खुशी है। हमने जो नए स्टेडियम की जहाँ तक हम बात करें, पिछली बार जब आवंटन हुआ था जो निरस्त हो गया था, मगर इस बार जो आवंटन हुआ है मुझे बताते खुशी है, उससे डबल भूमि राज्य सरकार ने 100 बीघा का हमको आवंटन के लिए परिपत्र लिख दिया गया है UDH मिनिस्ट्री को, JDA की तरफ से प्रपोजल बना के, जो एम्पावरमेंट कमेटी की है। तो पिछली बार से हमने डबल भूमि का आवंटन इस बार नए स्टेडियम के लिए किया है। बड़ी खबर है, सांसद CP जोशी चोटिल हुए हैं, उनकी पसलियों में फ्रैक्चर है। बताया जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ में अपने आवास पर वो फिसल गए और उन्हें ये चोट आई, फ्रैक्चर हुआ। चिकित्सकों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। आपको बता दें कि दिल्ली से इलाज कराकर सांसद जोशी लौटे ही थे। पंचायत चुनाव से जुड़े सभी कार्यक्रम अब निरस्त किए गए। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सांसद CP जोशी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद होगी सबकी परीक्षा।